चलो भाई, अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू करते हैं और करते हैं क्वेश्चन आपके लिए, है ना। जो क्वेश्चन आपको बताऊं आप बता देना, जो मुझे बताओगे मैं बता दूंगा। अटेम्प्ट सब करके चलेंगे, ठीक है। आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, और कोशिश करेंगे कि हम ऐसे करके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपने करके चलें, ठीक है। आओ जरा देखो ध्यान से। एक चीज और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं पहले ही, कि एक प्रैक्टिस सेट इसका आप इस क्लास में कर लोगे, और एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा कहाँ, आपके ग्रुप में, है ना भाई। टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहां से लेके आप अगला सेट करोगे अगर आप करना चाहते हो तो। नहीं करना चाहते हो तो कुछ मत करना, ठीक है। आओ, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई, अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाओं को निम्न में से किस राष्ट्र के साथ साझा नहीं करता। आप सभी जानते हो अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का वो राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और वो 3 देश कौन कौन से हैं, तो तिब्बत, भूटान और म्यांमार। बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, ठीक है भाई। अरुणाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश साथ शेयर, सॉरी, बांग्लादेश साथ शेयर नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का प्रावधान कौन करता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आपको क्या करने, फील्ड बताएंगे कि इस फील्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ध्यान देना। एक चीज और, माफी इंग्लिश मीडियम वालों से फिलहाल के लिए, क्योंकि सीट लेट नाइट बनी है। अगली बार से बाइलिंगुअल हो जाएगी, है ना। कोशिश ये रहेगी हम बाइलिंगुअल कर लेंगे। फिलहाल जल्दी जल्दी में सीट लानी पड़ी है मुझे, क्योंकि मैं लेट नहीं कर सकता था कि कल कराऊंगा। कल आपके आ जाएगी अगर आएगी तो, अदरवाइज एक दिन और छोड़ के आ जाएगी, लेकिन आ जाएगी, ठीक है। चलिए करो। कह रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सॉरी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कौन कराता है। तो कौन कराता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय, या फिर महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो कौन कराता है भाई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है भाई। याद रखना सभी, ये सर्वेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, या किस वर्ष की जो इसकी स्थापना है वो किस वर्ष में की गई थी आपका, 1923, 1926, 1928 या 1924, ठीक है। तो आप लोग याद रखोगे भारत के अंदर यूपीएससी की स्थापना 1926 में की गई थी, ठीक है ना। कब की गई थी, 1926 में। अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए यूपीएससी का तो आप याद रखना ये एक संवैधानिक निकाय है। कैसा, संवैधानिक। मैं फैक्ट लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं बोल के, ठीक है। आप लोग सुन के चलो। ये संवैधानिक निकाय है, क्यों, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में है, इसके प्रावधान संविधान के अंदर दिए गए हैं। दूसरा, ये संविधान के किस पार्ट में मिलेगा आपको, 15 में मिलेगा। कहां मिलेगा, 15 में। और आर्टिकल मिलेंगे आपको 308 से और 323 तक, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। सॉरी, पार्ट 14 के अंदर है, ठीक है, क्योंकि 15 में क्या है, 15 में इलेक्शन है हमारा, ठीक है। तो 14, 323 से 300, सॉरी 308 से 323 तक, जिसमें दी गई है क्या, केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं, है ना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ब्रिटिश राजदूत कौन था जो जहांगीर के काल में भारत आया था, है ना भाई। आपका निकितन, सर थॉमस रो, मार्को पोलो, या पीटर मुंडी, है ना। तो ध्यान देना, आपको कौन आया था बताएंगे जरा, कौन आया था भाई, सर थॉमस रो। और कब आया था, 1615। कब आया था ये, 1615 में, ठीक है। याद रखेंगे, अटेम्प्ट कर लिया आप सभी ने। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ा करूं आप भी पढ़ के अटेम्प्ट कर लिया करो, मैं थोड़ा समय दे दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में एक बाल्टिक राज्य है। इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, बाल्टिक राज्य का मतलब होता है यूरोप के एक कोने पर आपको मिलेगा बाल्टिक सागर। क्या मिलेगा भाई, बाल्टिक सागर या बाल्टिक सी। और उस बाल्टिक सागर से लगने वाले राज्यों को या देशों को क्या बोलते हैं, बाल्टिक देश, है ना। क्या बोलते हैं, बाल्टिक देश। वैसे इसको क्या कहा जाता है, बाल्टिक राज्य। चिली की बात करूं तो चिली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चिली आता है साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट बात करूं किसके बारे में, इंग्लैंड, तो ये भी आपका गलत है। आयरलैंड की बात करूं तो ये भी गलत है आपका। बचता है क्या, डेनमार्क, ठीक है भाई। तो डेनमार्क हो जाएगा इसका आंसर, याद रखेंगे सभी। चलिए, क्या हो जाएगा, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या है भी क्वेश्चन, गिलास प्रिज्म के उपयोग से सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था। आप सभी जानते हो कि प्रिज्म में सूर्य का प्रकाश पार करा के स्पेक्ट्रम पार लिया किसने था, बता दो जरा। या तो हमारे डिफेंस वाले बैठे हैं आज, बताओ जल्दी कौन था।
आइजैक न्यूटन। ठीक है भाई, न्यूटन ने इस बात को प्राप्त करा था, इस बात को लिया था कि प्रिज्म पर आप लाइट डालो, जो लाइट डालोगे वो किस कलर की होगी, सफेद या व्हाइट कलर की होगी, और जब प्रिज्म से पार कर लोगे तो क्या बन जाएगा, रेनबो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेनबो। VIBGYOR, याद है सभी को, क्या होता है बताओ जरा। वी वाई, एक मिनट, वी वॉयलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी येलो, ओ आर रेड। सबसे ज्यादा दूर तक दिखाई देने वाला, सबसे जल्दी खत्म होने वाला, तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ किसकी ज्यादा, सबसे कम, एनर्जी किसकी ज्यादा, एनर्जी किसकी कम, यही रेंज लगानी है आपको, है ना, बढ़ती हुई और घटती हुई, मतलब वेवलेंथ आएगी बढ़ती हुई और एनर्जी जाएगी ऐसे बढ़ती हुई, समझ गए। चलो नेक्स्ट आपका अगला आता है क्या, आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास, धोलावीरा, आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल। ऑप्शन अटेम्प्ट करें आप, यह आपको करना है, सामने देख के ना चलने का काम, अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वरना मेहनत मेरी हो रही है बस, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप सभी जानते हो लोथल को कहा जाता है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर, है ना, लोथल। और लोथल किस राज्य के अंदर है, गुजरात के अंदर। इसकी खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने, है ना। यहाँ पे क्या मिला था, एक बंदरगाह, डॉकयार्ड, है ना, याद रहेगा, हाथी के दांत का स्केल, नालियां लकड़ी की बनी हुई, याद रहेंगी, मुद्राएं फारस की मोहरें, ठीक है। चलिए, व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं यहां से। प्रकाश के संपर्क में आने पर पौधे का कौन सा हार्मोन कोशिका वृद्धि में सहायक होता है, जो कोशिका की वृद्धि बढ़ाता है, कहते हैं वृद्धि में सहायक हार्मोन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एडिनेलिन या आपका जिब्रेलिन, ये गिब्रेलिन लिखा हुआ है, इसका मतलब है जिब्रेलिन। तो कौन सा है जो वृद्धि बढ़ाता है, बताएंगे जरा। हो गया सभी का, क्या होगा भाई, ऑक्सिन। कौन सा, ऑक्सिन, ठीक है भाई, ऑक्सिन होता है पौधे की वृद्धि को बढ़ाने में सहायक। आरपीएफ में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे साइंस के, और आप समझ गए होगे कि किस एग्जाम को टारगेट करने जा रहे हैं हम, और ऐसी बात ना है कि केवल उसी में आते हैं। दुनिया में तांबे का प्रमुख देश या तांबे की राजधानी किसे कहा जाता है, पेरू, चिली, बेलारूस, जापान। अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, कर लिया आप लोगों ने अटेम्प्ट। चलिए, आप सभी जानते हो दुनिया में तांबे की जो राजधानी कहा जाता है किसको, चिली को। चिली के अंदर एक खान है जिसका नाम है चुकवी कमाटा। क्या नाम है भाई, चुकवी कमाटा, जिसको तांबे की राजधानी कहते हैं, कैपिटल ऑफ कॉपर, तांबे की राजधानी। और लगातार ये नाम पेपर में आता आपका कि चुकवी कमाटा खान कहां पर स्थित है, तो चिली के अंदर स्थित है, ठीक है भाई, अटाकामा मरुस्थल के पास, क्योंकि चिली में क्या है, अटाकामा मरुस्थल, जो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है ना भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10, कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से, ऊसर मिट्टी अनफर्टाइल, इंग्लिश में बताऊं तो क्या होती है, अनफर्टाइल, है ना भाई, जो वो होती है आपकी सोइल, कौन सी होती है, काली, लाल, खारी या जलोढ़, कसारी, कछारी, आप लोग बताएंगे कौन सी होती है, ठीक है। चलिएगा जरा, चलें, चलें, आओ भाई अटेम्प्ट करो। देखो, पूछा इसने क्या, ऊसर मिट्टी के बारे में, अनफर्टाइल के बारे में। आप जानते हो, देखो, काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ वो होती है, अनुकूल, कपास के लिए। लाल मिट्टी भी उपजाऊ होती है आपकी, है ना, काजू वगैरह के लिए सही रहते हैं, लेटराइट और लाल, दाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाल मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आप जानते हो सबसे ज्यादा उपजाऊ तो यही होती है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। बची क्या, खारी, जो नमक होता है जिसमें, ये समुद्र के पास मिलेगी दलदली मिट्टी, है ना, जिसमें नमक मिलता है ज्यादा, सॉल्टी सॉइल होती है ये, लवणीय सॉइल बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो ये कैसी होती है, ये अनुपजाऊ होती है, ऊसर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष शब्द आपका जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें कब जोड़ा गया या किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, करेंगे सभी अटेम्प्ट इसको, क्या है। चलिए भाई, कर लिया आप लोगों ने अटेम्प्ट। चलिए बताएं किस कब करा था, तो आप सभी को पता है पंथ निरपेक्ष आ जाए चाहे धर्म निरपेक्ष आ जाए, ये जुड़ा था कब, 42वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 4 और 2 6,
मतलब कि 1976 में हुआ था, 1976 में, जब संविधान की प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द, कितने, 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें एक था पंथनिरपेक्ष, एक का नाम था क्या, बताओ, समाजवाद या सोशलिज्म कह देंगे जिसको, है ना, सोशलिस्ट बोलते हैं, और एक था इंटीग्रिटी, अखंडता। और ये एकमात्र संशोधन है जो प्रस्तावना में आज तक हुआ है। एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि सिंधु घाटी, सिंधु घाटी कहूं मैं, कि संविधान की प्रस्तावना में कितने संशोधन हो चुके, तो कितने हो चुके, एक, वो भी कब, 1976। क्या जुड़ा इसके अंदर, 3 शब्द आपके, है ना। संशोधन कौन सा था, 42वां। अगला क्वेश्चन, जब समय और स्थान के, सुन लेना क्वेश्चन, पढ़ोगे ध्यान से हो जाएगा आराम से, देखो, जब समय और स्थान के कुवितरण, कुवितरण का मतलब है सही से बिटा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत अलग तरीके से, होता है ना, परप्लेक्स, बिल्कुल एकदम अलग अलग बटा हुआ, है ना, के साथ अपर्याप्त वर्षा की लंबी अवधि घटित होती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। कह रहा है कि एक जगह है, समझना क्वेश्चन को, उस जगह पे वितरण है ही नहीं वर्षा का, कि सही से होनी है या कैसे होनी है, और ऊपर से वो वर्षा कम होनी शुरू हो जाए, बस समझो, कम होनी शुरू हो जाए, तो इसमें से वो कौन सी घटना होती है जो इसमें घटित होती है, आपको ये लगाना है आंसर। बताओ जल्दी से क्या होता है, आप अटेम्प्ट कर लेंगे केवल, है ना, बताएंगे नहीं। मौसमी अनावृष्टि, हाइड्रोलॉजिकल अनावृष्टि, सामाजिक आर्थिक अनावृष्टि, या कृषिक अनावृष्टि। हो गया, आप समझ जाते कि स्थान का कुवितरण कराया गया है और अपर्याप्त वर्षा मिल रही है, जहां हो जाएगी बात किसकी, मौसमी की। जहां पानी कम की मिलेगी, हाइड्रोलॉजिकल। जहां पर समाज को और आर्थिक रूप से इफेक्ट करेगा, सामाजिक आर्थिक। और जहां कृषि इफेक्ट होगी, वो कृषि। आप जानते हो अनावृष्टि का मतलब होता है कम वर्षा, अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, बहुत वर्षा, है ना। अनावृष्टि होती है कम वर्षा, अतिवृष्टि अतः बहुत सारी वर्षा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है, ज्यादातर दे के बैठे हो, देखे थे ना क्वेश्चन लैंग्वेज वाले, ऐसे क्वेश्चन थे वो। उसमें क्या कर रहा है एग्जामिनर, बताऊं मैं, किसी भी बड़े स्टेटमेंट को काट रहा है किताब में से, बुक में से एक बड़ा स्टेटमेंट काटा, और काटने के बाद उसी में से एक कोई जो नॉर्मल वर्ड है वो निकाल लिया, और पूछ ले बताओ इसमें क्या आएगा। ये वही है। अभी एक क्वेश्चन हो रहा है इसका बड़ा शानदार सा, देखो। क्वेश्चन कह रहा है भद्रावती स्टील प्लांट कहां पर है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे क्या, भारत के स्टील प्लांट जो आपको पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन ये नहीं कहता कि भद्रावती को याद करो, ये कहता है कि आपको सारे देखने हैं स्टील प्लांट कौन सा कहां पे है, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या कर्नाटक। तो फिलहाल तो भद्रावती की बात करते हैं, फिर हम आपको याद कराएंगे स्टील प्लांट, ठीक है। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। हो गया, कर अटेम्प्ट। याद रखना ये है आपका कर्नाटक के अंदर, कहां पे है, कर्नाटक के अंदर भद्रावती, है ना, बिल्कुल ये भद्रावती है, या शायद मुझे लगा तुंगभद्रा, या या फिर कृष्णा नदी के किनारे, आई एम नॉट श्योर, आप देख लेना एक बार कहां पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका, उचित परिस्थितियों के तहत एक अंकुर में, वही बीज होता है ना, अंकुर में विकसित करने वाली प्रक्रिया क्या होती है, जो भ्रूण विकसित होता है ना हमारा। ऐसा मानो कि एक पौधे का बीज विकसित होना शुरू हो रखा है, समझ गए होगे क्या होता होगा वो, उसको क्या बोलते हैं, पौधे का अंकुरण। क्या बोलते हैं उसको, अंकुरण, है ना। वृक्षारोपण क्या होता है, वृक्ष लगाना, है ना, याद रखना सभी। चलिए, और बाकी बाद में बात करेंगे चाहे, तो अंकुरण इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अगला करेंगे क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। क्वेश्चन कहता है, एक जल, ये रहा वो क्वेश्चन, एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से पृथक करने वाली सीमा रेखा को क्या कहते हैं। पहले ये समझो बेसिन क्या होता है, फिर समझना क्या कहते हैं किसको, है ना। देखो इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, ये नदी है, कोई सी भी एक नदी है सबसे बड़ी, गंगा जी को मान लो। उसमें कुछ नदियां मिलती हैं, आप सभी को पता है, कुछ सहायक नदियां होती हैं, ऐसे मिलती हैं। अच्छा, कुछ मिलती हैं तो कुछ निकलती भी है बाहर, है ना। कुछ पानी डालती हैं, कुछ निकल जाती हैं। जो डालती हैं पानी उन्हें कहते हैं सहायक नदियां, जो निकलती हैं उन्हें बोलते हैं वितरिका। इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, हिंदी में कहते, और इन्हें कहते हैं ट्रिब्यूटरी। जो पानी डालेगी ट्रिब्यूटरी, जो निकलती है डिस्ट्रीब्यूटरी, हिंदी में सहायक, और वितरिका निकल जाती है, ये होती है। अब इनने क्या इन चीजों ने क्या करा कि एक पूरा का पूरा एक एरिया घेरा इस तरीके से, घेर लिया। अगर मुख्य नदी की बात करूं तो मुख्य नदी ये है, ये रही यहाँ पे, है ना, है ये रही, लेकिन सारी इनकी सहायक नदियां हो गई, तो ये बन गया गंगा का बेसिन। क्या बन गया, गंगा का बेसिन। और ये जो गंगा का बेसिन है खत्म होता है कहां पे जाके, जब गंगा जी अपना पानी गिर देती है कहां पे, ले जाकर बंगाल की खाड़ी में।
तो इस बीच में क्या होता है कि इस नदी के पास में कोई सी नदी होगी, नर्मदा नदी, फॉर एग्जाम्पल नर्मदा, तो नर्मदा का हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। तो इनके बीच में एक सेड बन रहा होगा इस तरीके से, जो पानी बांटेगा किसका, इसका पानी और इसका पानी, जिसको कहते हैं हम क्या, वाटर सेड। बात समझ गए ना, वाटर सेड, जो दो नदियों के पूरे बेसिन को अलग कर दे, एक आध मतलब छोटी नदी नहीं, पूरे बेसिन को अलग कर दे, उसे कहते हैं। जैसे कि आप याद करो, सिंधु का एक पूरा तंत्र है, गंगा जी का पूरा तंत्र है, ब्रह्मपुत्र का अपना तंत्र है। तो सिंधु और गंगा जी के तंत्र को बांटने वाला हिस्सा जल विभाजक, समझे ना, वाटर सेड। ऐसे ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी बांटने वाला क्या हो जाएगा, वाटर सेड। पूरे बेसिन को बांटने वाले को कहते हैं वाटर सेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का गठन कौन सा मंत्रालय करता है। ये वो है, एक्चुअल में क्या करेगा ये, देश के अंदर सारे सारे सैंपल्स, और जो ये कहते हैं ना नेशनल लेवल पे सर्वे कराना हो या किसी चीज का डाटा इकट्ठा करना हो, उसके लिए इस गठन को या संगठन को बनाया जाता है ना भाई। तो इसको बनाने का काम करता है कौन, वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, याद रखना वाणिज्य मंत्रालय इसको करता है। या तो वाणिज्य है या फिर ये है, इसमें श्योर नहीं हूं, एक बार देखना, मुझे लगता है ये है, क्योंकि डाटा उठा रहा है ना, डाटा ये उठाता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, है ना, याद रखना यही है जहां तक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे आप, संविधान सभा, ये सुबह नहीं है, सभा है ना। टाइपिस्ट ध्यान दे देंगे, नींद के चक्कर में छोड़ देते हैं बेचारे। ठीक है भाई, संविधान सभा ने या में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, है ना, कर लिया होगा अटेम्प्ट आपने, कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1900 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन करेंगे आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ध्यान देना, कह रहा है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस देश में स्थित है। अराकान योमा, इसका मतलब दुनिया की क्या पर्वतमालाएं हमें याद करनी है, जो अलग अलग देश के अंदर है। टेंशन मतलब छोटे छोटे सेशन बनाएंगे क्लास के, एक बार में सारे स्टील प्लांट, एक बार में दुनिया की सारी पर्वतमालाएं, ऐसा आ जाएंगे। ठीक है, तो कहां पे, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, थाईलैंड में या म्यांमार में। ठीक है, देखो पाकिस्तान में तो एक तो सुलेमान है, एक हिंदू कुश है, एक किरथर है ना। सुलेमान एग्जाम में आती है, फिर आपका हिंदू कुश और एक किरथर, है ना, याद रखना। श्रीलंका में ऐसी कोई पर्वत रेंज नहीं है, बस एक आध पर्वत है, बाकी इतना बड़ा वो नहीं है। थाईलैंड में भी नहीं है। बात करते हैं किसकी, म्यांमार की। हिमालय का ही एक्सटेंडेड पार्ट माना जाता है अराकान योमा को, है ना भाई। और यहीं से एक नदी निकलते है, इरावदी नदी। कौन सी नदी, इरावदी, जिसको म्यांमार की गंगा भी कहते हैं, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब कि प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, यहाँ डैश लगेगा। प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, सभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो किसके द्वारा किया जाता है भाई, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या बनाता है, प्रधानमंत्री की टीम, मंत्री परिषद, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि 1873 में सत्य शोधक समाज, सत्य खोजने वाला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। बाल शास्त्री जाम्बेडकर, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फूले या सरोजिनी नायडू। तो आप सभी को पता होगा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ज्योतिबा फूले के द्वारा। इनकी पुस्तक बहुत पेपर में आती है, इसका नाम क्या है, गुलामगिरी, है ना भाई, गुलामगिरी, याद रखना, जिसमें इन्होंने कास्ट सिस्टम को समझाया कि कितना बेकार होता है कास्ट सिस्टम। ठीक है, याद रखना सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट। जब दिल्ली में मुगल सल्तनत थी, मुगल काल था, तो 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, आप सभी जानते हो। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जब मुगल काल या मुगल सल्तनत हल्की पड़ी ना, तो आसपास के राज्य स्वतंत्र हो गए, बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, ये सब अलग अलग हो गए थे। तो उनमें एक आपका हैदराबाद भी है, जो आगे चल के काम आएगा, हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे चल के। वो किसके द्वारा किया गया था, हैदर अली, मुबारिज खान, निजामुल मुल्क या साहू। तो आपने लगा लिया होगा इसका आंसर क्या होगा भाई, निजामुल मुल्क के द्वारा इसको अलग कर दिया गया था। तो मुगलों से अलग स्थापना करी थी इसने, किसकी, हैदराबाद राज्य की, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
बहुत शानदार क्वेश्चन। इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा? याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई है ना, ये मिट्टी है, मिस्टी नहीं है, मिट्टी है ना, नींद का प्रकोप है बच्चों पर। मिट्टी है ये, ठीक है। तो मिट्टी, कच्चा तेल, जल और वायु। रीजनिंग याद कर लो ना, जो अलग है वो आ गया। लेकिन पता है जीवन संकट में कब आता है? जब वो कहता है इनमें से कौन कौन सा है। इसी को पता क्या करता वो, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन यहां है। 1 है, बी 1 और 2 है, सी 1 2 3 है, या डी चारों हैं। अब जीवन संकट में आ गया। अब हमें वो पंडित याद आ रहा जिसने कहा था इसकी कुंडली बड़ी प्यारी है, कुंडली में बैठ गया का प्रकोप है ना, शनिदेव महाराज। तो ऐसे में जिंदगी संकट में आती है, आप याद रखना। गैर नवीकरणीय कहते हैं कच्चे तेल को, ऐसे सोर्स जो एक समय पर आकर खत्म हो जाएंगे, जिनके चांसेस ज्यादा खत्म होने के हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गैर नवीकरणीय। कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, इन्हें क्या कहा जाता है? गैर नवीकरणीय। वहीं मिट्टी, जल, पवन, सौर ऊर्जा, ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। ये बहुत सारी हैं और बहुत लंबे समय बाद खत्म होंगी, ये नवीकरणीय होते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल कहते हैं इनको। चलिए ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ऊर्जा कह सकते हैं, ऊर्जा ही तो ये भी। अरे इनसे तो मिलेगी ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऊर्जा के स्रोत भी कह सकते हो, ऊर्जा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए करेंगे। भारत के नए शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत शानदार क्वेश्चन करेंगे। लॉर्ड रिपन, क्लेमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, या सी राजा जी। यहाँ राजा जी का मतलब जानते हो ना, सी राज गोपालाचारी, है ना, सी राज गोपालाचारी यहाँ पे बताएंगे जरा। लगा दिया सभी ने? चलिए देखिए, भारत की नई व्यवस्था का मतलब है स्वतंत्र भारत। नई व्यवस्था का मतलब क्या है? स्वतंत्र भारत। और इसने पूछा है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर मिल गया, कौन था? माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन। और यहीं पे क्वेश्चन हो जाता कि भारत की नई व्यवस्था के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सिराज गोपालाचारी, ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। कार्बन का कौन सा अपरूप है ना भाई, अपरूप जानते हो ना, अपरूप विद्युत का संवाहक होता है। आपको पता है एक ऐसी अधातु जिसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है, क्या हो सकता है उसमें से? अक्रिस्टलीय कार्बन, आपका लोर्सलाइट, ग्रेफाइट, या हीरा। क्या होता है भाई? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जिसमें से आप करंट को फ्लो कर सकते हो, वरना नहीं होगा। और ये कार्बन का क्या है? अपर रूप है। अपर रूप को क्या कहते हैं कार्बन के को? अभी याद नहीं आ रहा मुझे क्या कहते हैं। आइसोटोप नहीं होता, एलोट्रोप होता शायद, नहीं, शायद एलोट्रोप हो शायद, है ना। आजकल मैं भूलना ज्यादा लगा हूं, शंख पुष्प पीऊंगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है भाई, इलाहाबाद में, सारनाथ में, लुम्बिनी में, या बोध गया? तो कहाँ हुआ था भाई? लुम्बिनी। कैसे याद करोगे? लुट गया सारनाथ खुशी खुशी, लुट गया सारनाथ खुशी खुशी, है ना। देखना जरा ध्यान से। लुट गया सारनाथ खुशी को आप कर दोगे खुशी खुशी। तो लुट गया में जो लू है वो क्या बता रहा है? लुम्बिनी, जन्म। गया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में पहला उपदेश, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु, है ना भाई, याद रखेंगे सभी। रक्त में एक द्रव माध्यम होता है जिसे क्या कहा जाता है? आप सभी जानते हो कि रक्त के अंदर एक तरल पदार्थ मिलता है हमें, वो क्या होता है? और जबकि ब्लड के अंदर मैक्सिमम पार्ट उसी का होता है, इनमें से कौन सा होता है वो? आपका आरबीसी होती है, प्लाज्मा होता है, या डब्ल्यूबीसी होती है, या हीमोग्लोबिन होता है? तो क्या होता है भाई? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। टोटल ब्लड का कितने परसेंट? 55%। और अगर 55 को 100 बना दूंगा तो उस 100 का 92% प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? पानी, जल। समझ गए ना, याद रखना सभी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र एक मात्रा है जिसमें होता है या होती है केवल परिमाण, है ना, दिशा और परिमाण दोनों,
केवल दिशा या दोनों ही नहीं। कहने का मतलब ये एक अदिश राशि है या सदिश है, एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है तो इसमें दोनों चीजें मिलेंगी, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी, है ना। तो आप जानते हो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे किससे लिखते हैं, बी से, अगर मुझे याद है तो। और बी के ऊपर हमेशा ये लगाते हैं हम, लगाते नहीं लगाते, लगाते हैं ये साइन। और जब ये साइन लगाते हैं तो ये बताता है हमें डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड तो सब में होता ही होता है। तो ये क्या है, इसमें दोनों चीजें होंगी। ये एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, है ना। चलिए, तो इसके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। दांडी मार्च कब शुरू किया गया था, बापू गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया, 1942, 1930, 1905 या 1920, ठीक है, बताएंगे। चलिए, तो आप सभी जानते हो कब शुरू करा गया था भाई, 1930 को, है ना। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू करी थी बापूजी ने, और 6 अप्रैल 1930 को बापू दांडी पहुंच गए, और पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम की शुरुआत की। याद रहेगा सभी के। चलिए, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी। प्रांतों में द्वैध शासन, देखो यही क्वेश्चन 2 बार है एक एक पेपर में, मतलब एक ही पेपर एक ही शिफ्ट में 2 बार क्वेश्चन। प्रांतों में द्वैध शासन किस माध्यम से पेश किया गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। भारत शासन अधिनियम 1919, 1947, 1915, 1935, कर ले होगा सभी ने। प्रांतों में द्वैध शासन किससे आया था, भारत शासन अधिनियम 1919 से, समझ गए। और सुन लो जरा, याद रहेगा आपके, 1935 में आके प्रांतों से तो खत्म कर दिया, ठीक है भाई, और कहां लगा दिया था, यूनियन या फिर संघ के अंदर। तो अगर यही क्वेश्चन होता ना कि यूनियन में द्वैध शासन डायरकी कब आई, तो 1935 में, ठीक है। और अगर आ जाए कि भाई प्रांतों में द्वैध शासन कब आया, तो 1919 में। एक और क्वेश्चन सुन लो, प्रांतों से द्वैध शासन कब हटाया गया, तो 1935। कब हटाया गया, 1935, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, करेंगे राजनीतिक गुरु, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या विपिन चंद्र पाल, ठीक है, करेंगे सभी। हो गया भाई। चलिए, ध्यान देंगे, तो कौन थे भाई, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना क्या माना था, राजनीतिक गुरु, क्योंकि देश भ्रमण की सलाह इन्होंने दी थी कि पहले भारत घूमो, उसके बाद भारत की राजनीति में घूमो, ठीक है। चलिए, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, या लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर आपके सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए, तो क्या रहेगा इसका आंसर भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अधिवेशन कहां हुआ, लाहौर। किस नदी के किनारे, किसकी घोषणा की गई, पूर्ण स्वराज, किसकी घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज की। और तारीख क्या थी जब झंडा फहराया गया था, 26 जनवरी 1930। 29 के बाद चौथे संडे झंडा फहराया गया, 26 जनवरी 1930। इसी तारीख के इतिहास के लिए हमने संविधान कब लागू किया था, 26 जनवरी को, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर की आवश्यकता होती है। मैं बहुत जल्दी आपको एक स्टैटिक जीके की क्लास लेके आऊंगा, है ना। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट में गोलकीपर चाहिए होता है, बिल्कुल सही बात है ना। हाँ, जो बाउंड्री पार जाके बॉल पकड़ के लाता है, ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी। कर लिया। खो खो में गोलकीपर, जो बता रहा है खो खो में गोलकीपर वो खुद बन जाएगा, ठीक है। खो खो में गोलकीपर नहीं, पोल कीपर चाहिए होता, पोल कीपर, समझे, जो पोल पे खड़ा रहे यूं करके, जो बस सीधा, और जैसे कोई पकड़ा फिर घूम जाएगा। कभी बने हो पोल, नहीं बने। खो खो में पोल बनते हैं, एक 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 कोने पे होता है, एक एक कोने पे होता है। अब अगर भाई बड़े लेवल पे खेल लो तो वहां तो नेचुरली पोल गड़ा मिल जाएगा, नहीं तो फिर भैया अस्थाई पोल, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बन गए। अब भैया जो भारी सा आदमी आया वो साथ में पोल को लेकर भाग गया, चल भाई तू भी साथ में, ठीक है। हालांकि अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है, खो खो का वर्ल्ड कप भी होगा, याद रखना आप लोग। जैसे कबड्डी में हमने रुक्का काट रखा है, ऐसे हम खो खो में भी रुक्का काट देंगे। हमारे बालकों ने कराई क्या, खो खो ही बजाइए।
रात को शाम को 6 बजे 7 बजे तक? वॉलीबॉल, खो खो, क्रिकेट या हैंडबॉल? तो हैंडबॉल में होता है गोलकीपर, और एक फुटबॉल में भी होता है ना? और एक और होता है किस गेम में, बताओ जल्दी से? हॉकी में नहीं होता? हॉकी में भी होता गोलकीपर। कहने का मतलब जहां गोल को रोका जाए वहां गोलकीपर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित सॉरी, सोमनाथ राज्य यही है? हाँ। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? नहीं पढ़ाया है ना, मैंने नहीं पढ़ाया। चलिए, कहां पे है भाई? गुजरात के अंदर। क्या है ये ज्योतिर्लिंग? कौन सा? ये पहला ज्योतिर्लिंग है गुजरात में। इस पर आक्रमण किसके द्वारा किए गए? महमूद गजनवी के द्वारा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। महमूद गजनवी के आक्रमण के द्वारा, मतलब महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद पहली बार इसकी मरम्मत किसके द्वारा कराई गई? तो नाम था भीम फर्स्ट के द्वारा। समझ गए? और अंतिम बार जो आज आप देखते हो, इसका जो स्ट्रक्चर है बदल गया। स्ट्रक्चर, आज की जो स्ट्रक्चर है उसकी मरम्मत किसने कराई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। किस संधि के तहत हिंदू संयुक्त निर्वाचक मंडल को यथावत बनाए रखा गया और दलित वर्गों को आरक्षित सीट देने की बात की गई? आप इसे याद कर सकते हो आराम से। किस किस वो कौन सा समझौता था जिसमें SC ST को स्पेशल सीट मिल रही थी, उनको बढ़ा दिया गया था और बड़ी राड हुई थी, बेचारे गांधी जी भूखे बैठ गए यरवदा जेल के अंदर, मैं ना दे रहा सीट। आज भी बेचारे गाली सुनते रहते हैं। लेकिन क्या, किसको क्या पता कि अंग्रेजों की पॉलिसी क्या थी? बांटो और राज करो। इसका इतिहास जुड़ता है 1932 से। 1932 में अनाउंस किया गया था क्या? सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अबोर्ड, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा SC ST को स्पेशल सीट दी गई थी और वो स्वीकार नहीं की गई क्योंकि टुकड़े हो जाते, जैसे मुस्लिम लीग के टुकड़े हुए थे, है ना? वैसे ही तो गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच में फिर समझौता हुआ। कहां पे? पूना में, जिसको कहते हैं पूना समझौता। ये कब हुआ था? 1932 में, है ना भाई? और इसमें क्या हुआ था? SC ST को जो सीटें थी वो बढ़ा दी गई थी। आई थिंक, मुझे लगता है कि 87 से सीटें 147 कर दी गई थी, मोटा मोटा मुझे याद आ रहा है। मैं श्योर नहीं हूं इस डाटे के, देख लेना। 87 से 147 कर दी गई थी, और हो सकता है मैं श्योर भी हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका। फिर कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारे यहां पर कब आया या देश में कब पारित हुआ? जिसको आप कहते हो जागो ग्राहक जागो, है ना भाई? चलो ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। भाई देखो, यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उपभोक्ता को ऐड नहीं देखते, जागो ग्राहक जागो, यही तो है वो। तो कब आया था? वो आया था 1986 में। जिसने कहा था देख लो भाई तराजू के नीचे बट्टा ना हो, है ना? हाँ, जो पैकेट ले रहे हो उसके पैकेट की सील हटी हुई ना हो। चलो चलिए नेक्स्ट आपका, अगला करो। USA का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को, टेक्सास, टेम्पा वे या न्यूयॉर्क? कौन सा है भाई? बिल्कुल सही बात है, कौन सा है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसका सबसे आबादी वाला शहर है। मुझे बताओ न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? बहुत जल्दी बताना। पता है किसी को? नहीं पता? हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये। चलिए अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार है शामिल है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसमें? आर्टिकल 32 के अंदर। कहां मिलेगी? आर्टिकल 32। और यह अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे क्या कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रहेगी सभी को। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 1798 में ब्रिटिश भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आप सभी को पता है, भारत में सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस लाने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेजली। और इसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद। कौन सा था? हैदराबाद। 1798 में पहली बार, और सबसे पहले किसने स्वीकार करी थी? ये हैदराबाद ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा किसकी शुरुआत की गई? आ गया हम दोबारा से, द्विसदन और प्रत्यक्ष चुनाव की। महिलाओं को अधिकार वोट डालने का इसी अधिनियम से मिला था, है ना भाई? और आपको याद है 1909 में किसको मिला था प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल? मुस्लिमों को। लेकिन आपको याद नहीं होगा कि 1919 में यही अधिकार सिखों को मिला।
यही अधिकार ईसाइयों को मिला, और यही अधिकार ले गए कौन? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। लेकिन इनको किससे मिला था? 1919 के एक्ट से। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, डॉल्टन, चैडविक या रदरफोर्ड? किसने की थी? चैडविक। ईंट पर नाच, और नाच दबा के नाच, जितना नाचा जाए, कर कालबेलिया, है ना। चलिए अगला करेंगे। जो यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील तो होते हैं और सोलवेंट में घुल नहीं पाते, उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब पानी के साथ तो बॉन्डिंग सही कर लेंगे, लेकिन सोलवेंट में नहीं घुल पाएंगे किसी में भी। वो क्या होता है? याद रखना, वो इलेक्ट्रोवेलेंट यौगिक होता है ना। कौन सा होता है वो? इलेक्ट्रोवेलेंट यौगिक। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको। अगला करेंगे, प्रतिरोध या रेसिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको? रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है भाई? ओम इसकी यूनिट होती है। ठीक है, याद रहेगी। चलिए, ओम का नियम, है ना। करेंगे क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने, किसन नहीं है, किसने है, नींद के मारे बच्चे हैं, सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य, मतलब जो ऐतिहासिक था, उद्देश्य संकल्प जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया है, किसके द्वारा पेश किया गया था? तो किसने पेश किया था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन ये पेपर में नहीं आता, ये तो गलती से दे दिया, टीचर मेहरबान था आप पे। क्या आता है? ये किस मीटिंग में आया था? तो थर्ड मीटिंग में। वो मीटिंग कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। ये भी नहीं आता पेपर में। पेपर में आता है ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसको संविधान सभा ने स्वीकार कब किया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, है ना भाई, याद रहेगा। तो इस प्रकार आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप ग्रुप से ले लेंगे, उसको करेंगे, और कल मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो रहेगा इस फॉर्मेट में दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए आप जा सकते हैं। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।